सो है गेस वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है गेंसोल इंजीनियरिंग लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। काफ़ी सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स मैं आपको वहाँ पर भी देता हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रह सकती हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं गेंसोल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। दोस्तों फिलहाल सबसे बड़ी अपडेट यहाँ पर यह है कि पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो गेंसोल इंजीनियरिंग का शेयर करीब 40% तक गिरता हुआ दिखा है। अभी मार्केट में देखा जाए तो काफ़ी सारी कंपनी ऐसी हैं जो कि 40-50% का गिरावट दिखा चुकी हैं, बट उस 40 से 50% की गिरावट में उनको 5 से 6 महीने का टाइम लेना पड़ा है। बट गेंसोल इंजीनियरिंग का शेयर 5 से 6 महीना नहीं, सिर्फ 5 से 6 दिन का टाइम लिया है ये 40% गिरावट को रिपोर्ट करने के लिए। तो इतनी जल्दी इतना बड़ा गिरावट अगर हमें देखने को मिल जाए तो इन्वेस्टर्स के मन में एक कंसर्न क्रिएट ज़रूर होता है कि इतनी हेवी गिरावट कंपनी में क्यों हो रही है। तो दोस्तों इसके रीजंस हमें ये देखने को मिल रहे हैं कि क्रेडिट एजेंसी ने इनके क्रेडिट रेटिंग को फिलहाल डाउनग्रेड कर दिया है और इनके मैनेजमेंट के ऊपर फ्रॉड की एलिगेशंस भी लगी हैं। तो कहीं ना कहीं मार्केट में जब गिरावट होती है किसी कंपनी में तो 2 रीजंस हो सकते हैं। एक एक्सटर्नल होता है जो कि ओवरऑल पूरे सेक्टर को इफेक्ट करता है या उस कंपनी को इफेक्ट करता है, और एक इंटरनल रीज़न होता है। तो फिलहाल इस कंपनी से रिलेटेड कोई एक्सटर्नल नहीं, सिर्फ और सिर्फ इंटरनल रीजंस ही हमें देखने को मिल रहे हैं। अब दोस्तों क्रेडिट एजेंसी की काम क्या होती है वो मैं आपको समझा देता हूँ। कंपनी के फाइनेंशियल्स को, कंपनी के ट्रैक रिकॉर्ड को रिसर्च कर वो एनालिसिस करती है और उनके बिहाफ पे उनको रेट दिया जाता है। रेट अगर अच्छा रहता है तो उनको लोन्स ईजिली मिल जाता है, बट अगर रेट काफ़ी बुरी तरह से गिरा दिया जाए तो ओवरऑल कहीं ना कहीं आपकी कंपनी में कुछ ना कुछ गड़बड़ के साइन है, ऐसा यहाँ पर माना जाता है। तो क्रेडिट एजेंसी ने सबसे खराब रेटिंग दिया है गेंसोल इंजीनियरिंग को और इस वजह से पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में ये स्टॉक करीब 40% गिरता हुआ दिखा है। और दोस्तों आज के दिन की बात करें तो मॉर्निंग सेशन में फिर से ये स्टॉक करीब हमें 8% तक गिरता हुआ नजर आया था। अब इतनी ह्यूज गिरावट जो हमें देखने को मिली है उसके रीजंस तो हमें समझ आ चुका है, बट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि गेंसोल इंजीनियरिंग का शेयर अगर गिरा है तो क्या इसके वजह से कोई और भी कंपनी को प्रॉब्लम हो सकती है? तो बिल्कुल हो सकती है, बट वो प्रॉब्लम ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा हमें देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें तो गेंसोल इंजीनियरिंग को जितने भी लोन्स मिल रखे हैं वो लोन्स ऑब्वियस सी बात है किसी एनबीएफसी ने, किसी फाइनेंस कंपनी ने, किसी बैंक ने दिया होगा। तो कौन से बैंक ने, कौन सी एनबीएफसी ने या कौन सी फाइनेंस कंपनी ने कितना लोन दिया है उसकी बात कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों यहाँ पर एक नाम आपको देखने को मिलेगा, नाम है इरेडा का। अब दोस्तों इरेडा ने फिलहाल इसको लोन दे रखा था 254.9 करोड़ का, और एडिशनल वर्किंग कैपिटल फैसिलिटीज़ के लिए भी उनको लोन दे रखा था 215 करोड़ का। तो टोटल एक्सपोजर अगर देखा जाए तो 470 करोड़ का हमें इरेडा का देखने को मिला है गेंसोल इंजीनियरिंग के लोन बुक में। अब इस वजह से इन्वेस्टर्स के मन में ये भी क्वेरीज आ रही है कि गेंसोल इंजीनियरिंग के फ्रॉड एलिगेशंस जो हमें देखने को मिले हैं, तो क्या उस फ्रॉड एलिगेशंस की वजह से इरेडा का 470 करोड़ डिफ़ॉल्ट हो सकता है या फिर हम उसको एनपीए बोल सकते हैं? तो देखो दोस्तों अगर इरेडा की बात करें तो ये एक काफ़ी बड़ी कंपनी है, छोटी कंपनी नहीं, बहुत बड़ी कंपनी है ऐसा हम बोल सकते हैं, और गवर्नमेंट के अंडर आती है। तो ओवरऑल अगर 470 करोड़ भी जाएगा तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो है, बट इरेडा को कोई मैसिव प्रॉब्लम इससे फेस करने को मिलेगा इसके चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है। इनफैक्ट 1%, 0% आप बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर इरेडा के लोन बुक की बात करें तो FY25 के फर्स्ट हाफ में अगर देखोगे तो कंपनी का डाइवर्सिफाइड लोन बुक जो वैल्यू दिखा रहा था वो था 64,564 करोड़ का। अब इतने बड़े नंबर में 470 करोड़ रुपए अगर चला भी जाए तो कंपनी के लोन बुक में कोई मैसिव चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, या फिर बोल सकते हैं कोई स्मूथ चेंजेस भी देखने को नहीं मिलेगा। तो ओवरऑल न्यूज़ देखा जाए तो इरेडा को इफेक्ट ज़रूर करेगी, बट वो इफेक्ट ऐसा इफेक्ट नहीं होगा कि ओवरऑल हम बोल दें कि इरेडा चलो बहुत ख़राब है, अब डूबने वाली इरेडा भी इस वजह से, ऐसा नहीं बोल सकते। अगर यही नंबर 10,000 करोड़ के ऊपर का होता तब इरेडा भी उस वजह से गिर जाती, बट ऐसा कोई बड़ा नंबर नहीं है, इस वजह से इरेडा को कोई इफेक्ट हमें देखने को मिला नहीं है। अब दोस्तों इरेडा की बात करें तो ये अपने 52 वीक हाई से ऑलरेडी 51% तक टूट चुकी है। करंट पेग रेशियो अगर इसका देखें तो वो है 0.7 का, यानी कि 1 से हो चुका है नीचे। इट मीन्स फ्यूचर के ग्रोथ पोटेंशियल्स के हिसाब से इरेडा का जो प्रेजेंट वैल्यूशन है वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव है। और इरेडा में अच्छी बात ये है कि गिरावट ज़रूर हो रहा है, बट इस बीच में कंपनी के जो नंबर्स हैं वो हमें ख़राब देखने को नहीं मिले हैं। नंबर्स अट्रैक्टिव रहे हैं। पिछले 1 साल में ही देखोगे तो रेवेन्यू 35% से और प्रॉफिट 31% से ग्रो किया है। और गिरावट के बीच में कंपनी के जो Q3 के अर्निंग्स हमें देखने को मिले थे
वहाँ पर ही आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देख लो या फिर Q1Q बेसिस पे देख लो, सभी पैरामीटर्स हमें अट्रैक्टिव नज़र आता हुआ दिखता है। बट एक चीज़ को थोड़ा सा सुधारने की ज़रूरत है और वो है NPA, जो कि हमें इस बार Q3 में बढ़ता हुआ देखने को मिला था Q1Q बेसिस पे, और इस चीज़ को अगर कंपनी सुधार लेती है तब इरेडा के जो नंबर्स हैं वो और भी ज़्यादा अच्छे माने जाएंगे। तो जितने भी अपडेट्स थे इरेडा से रिलेटेड वो हमने डिस्कस किया। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को। सो दोस्तों, अगली कंपनी का नाम है मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। अब इस कंपनी से रिलेटेड आज के दिन कुछ बड़ी अपडेट है। इनफैक्ट देखा जाए तो वो अपडेट पर्सनली इसी कंपनी को इफेक्ट नहीं करेगी, पूरा देखा जाए तो डिफेंस सेक्टर के लिए वो एक अच्छी खबर है। अब दोस्तों, आप सभी को पता है कि पिछले कुछ टाइम में यूएस, यूक्रेन, रशिया के बीच में काफ़ी ज़्यादा बातचीत हमें देखने को मिली थी वॉर को ख़त्म करने को लेकर, और यूएस प्रेसिडेंट ने ये भी बता दिया था यूक्रेन को कि जो वॉर आप कर रहे हैं उससे सिर्फ और सिर्फ यूएस का घाटा हो रहा है, ना कि आपका। तो ओवरऑल क्या हुआ है कि यूएस ने मिलिट्री को सस्पेंड कर दिया जो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे थे, उस बेसिस की बात हो रही है। और फिलहाल देखा जाए तो यहाँ पर दोस्तों ये है कि यूरोपियन यूनियन ने अनाउंस किया है एक प्लान फॉर द यूरोपियन यूनियन, या फिर बोल सकते हैं यूरोप। अब इसका वैल्यू है कितना, 800 बिलियन यूरोस का। उसको अगर डॉलर में कन्वर्ट करोगे तो 850 बिलियन डॉलर का। अब ये जो प्लान अनाउंस किया गया है यूरोपियन यूनियन की तरफ से, ये प्लान एक्चुअल में देखा जाए तो यूरोप के मिलिट्री के लिए है, जो कि सपोर्ट करेगी किसका, यूक्रेन का। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस न्यूज़ की वजह से हमारे डिफेंस सेक्टर को भी फ़ायदा होगा और यूक्रेन को भी फ़ायदा होगा, और एज वेल एज यूरोपियन कंपनीज़ जो हैं, या फिर बोल सकते हैं यूरोपियन डिफेंस कंपनीज़ जो हैं, उनको भी फ़ायदा होगा। क्यों दोस्तों? तो देखो, सबसे पहले यूरोपियन यूनियन कंपनीज़ या फिर यूरोप कंपनीज़ जो हैं उनको तो डायरेक्टली फ़ायदा होगा क्योंकि उनके लिए एक बड़ा बजट एलोकेट किया गया है। बट हमारी कंपनी को इसलिए फ़ायदा हो सकता है क्योंकि हमारी काफ़ी सारी कंपनी इन सारी कंपनीज़ के साथ जुड़ चुकी है, उनके लिए काम करती है। कभी वो उनके लिए काम करते हैं, ये उनके लिए काम करते हैं। तो अल्टीमेटली किसी एक के बजट में अगर बूस्ट दिखता है तो दूसरे के नंबर्स में भी उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली सब एक दूसरे से जुड़ी भी है, सब एक दूसरे के लिए काम करती है, तो सभी को इससे कामकाज मिलता हुआ दिखेगा। तो इस वजह से आज के दिन अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा फोकस में दिखी है हमारी डिफेंस सेक्टर की कंपनीज, जिसमें मैज़गॉन का भी शेयर आपको काफ़ी अट्रैक्टिव देखने को मिला है। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को। नाम है दोस्तों RVNL, यानी कि रेल विकास निगम लिमिटेड। अब फिलहाल RVNL से रिलेटेड दोस्तों सबसे बड़ी अपडेट ये है कि इस कंपनी से रिलेटेड एक ऑर्डर की न्यूज़ हमें देखने को मिल रहे हैं। अब ये ऑर्डर का वैल्यू कितना है, 156 करोड़ 35 लाख। अब ये ऑर्डर मिला है साउथ वेस्टर्न रेलवे की तरफ से। अब न्यूज़ देखा जाए तो हमें अच्छी देखने को मिल रही है, बट पिछले कुछ टाइम में जो ऑर्डर्स हमें RVNL को मिलते हुए देखने को मिले हैं, उस ऑर्डर के हिसाब से अगर इस ऑर्डर को कंपैरिजन करें तो बहुत ही बड़ा ऑर्डर है, ऐसा हम नहीं बोल सकते। बट हाँ, एक डिसेंट ऑर्डर ज़रूर हमें मिलता हुआ दिखा है, तो इस न्यूज़ को अच्छा हम कंसिडर कर सकते हैं। अब दोस्तों, ऑलरेडी हमने एक चीज़ जाना है कि पास्ट में कंपनी को जितने भी ऑर्डर्स मिले हैं, उस ऑर्डर के बेसिस पे कंपनी के जो नंबर्स है उसमें कोई मैसिव इफेक्ट तो हमें देखने को नहीं मिल रहा है। अगर थर्ड क्वार्टर के अर्निंग्स को देखोगे तो नेट प्रॉफिट हमें 311% से बढ़ते हुए देखने को मिले थे, जो कि पिछले साल के प्रॉफिट से हम कंपैरिजन करें तो हमें 13% वो कम ही देखने को मिला था, और रेवेन्यू में भी हमें 3% की डिक्लाइन ही देखने को मिली थी। तो कंपनी को ऑर्डर्स तो मिल रहे हैं, बट कंपनी को बल्क में ऑर्डर टाइमली एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत है, ताकि कंपनी के रेवेन्यू एंड प्रॉफिट में हमें डबल डिजिट की ग्रोथ विटनेस करने को मिले। और इस फाइनेंशियल ईयर को लेकर भी गाइडेंस कंपनी का कुछ खास अट्रैक्टिव है नहीं, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि Q4 के अर्निंग्स भी हमें कुछ खास इंप्रेसिव देखने को नहीं मिलेगा, हो सकता है ऐसा, बट इसको गारंटी की तरह मत लेना। अब देखते हैं कि अर्निंग्स कंपनी के Q4 के हमें कैसे देखने को मिलेंगे, बट अभी तक जो सिनेरियोज हैं उस हिसाब से मैं आपको बता दिया। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को दोस्तों, जो कि 1:10 के रेशियो में स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट रिसेंटली की थी। अब उसका कंपनी ने रिकॉर्ड डेट फिक्स कर दिया है। सबसे पहले कंपनी के नाम की बात कर लेते हैं। नाम है दोस्तों म्याहाई टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। अब इस कंपनी ने स्प्लिट का जो रिकॉर्ड डेट फिक्स किया है वो डेट है 14 मार्च का, यानी कि इस डेट से पहले अगर आप शेयर होल्डर रहते हैं तो बेशक ये कंपनी आपको स्प्लिट का बेनिफिट देती हुई नजर आएगी, यानी कि एक शेयर के बदले आपको 10 शेयर मिलेगा। बट इन्वेस्टर नहीं हो, आप इग्नोर भी कर सकते हो। न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक था। होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।